मेरा नाम संजना है। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिता काफी अमीर हैं और गांव के सरपंच भी हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरे माता पिता और भाई मुझ पर जान छिड़कते हैं। मेरी जिंदगी बहुत ही हसीन गुजर रही थी, मगर मुझे सिर्फ एक बात की कमी थी। वह यह थी कि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था, और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम मुकेश था। मुकेश ने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि मैंने इंटर किया हुआ था। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और फिर मुकेश बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर वह फिर भी सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग सलीका उन्हें आता था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन मुकेश को तो अच्छे बुरे की तमीज तक नहीं सिखाई गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत ही नफरत हो गई थी। मुकेश की एक बात जो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी, वह यह थी कि गांव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वह मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। मुझे संजना की जगह राधा कहकर बुलाया करता था। मुझसे कहता था, राधा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और मैं मुकेश से कहती थी, तुम्हारे लिए तो गांव की सारी लड़कियां हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो वह कहता था, कृष्ण तो सिर्फ राधा के होते हैं, बाकी तो सारी गोपियां हैं। एक बार मुकेश मेरे लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियां लेकर आया था। मुकेश की इन लोफर हरकतों से मुझे गुस्सा आता था। मैं मुकेश की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से मैंने पहली बार मुकेश की आंखों में आंसू देखे थे, और मुकेश की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन मुकेश इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन एक लड़की के साथ घूमते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, और फिर मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जगी थी वह भी खत्म हो गई थी। मम्मी पापा से बात करती तो वह कहते कि कोई बात नहीं, मुकेश अभी बच्चा है, खुद ही समझ जाएगा। फिर कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की एप्लीकेशन दी हुई थी। उन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई हुई थी और जमीन वगैरह का परीक्षण कर रही थी। और फिर गांव के एक बहुत ही बड़े से अस्पताल की बुनियाद डाली गई। वहां सब लोग ही पापा के डेरे में रहते थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई थी, मगर एक इंसान ऐसा था जो वापस नहीं गया था, और उसका नाम था पारस। उसे गांव की आबोहवा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र पारस पर पड़ी थी। पहली ही नज़र में पारस मुझे पसंद आ गया था। पारस की आंखों की चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई हूँ। और फिर अगली बार मैं पारस से खुद ही मिलने चली गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपका इंतजार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने मम्मी के फ़ोन से उसे फ़ोन किया था और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वह कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर मुकेश के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा, वह तो बहुत ही अजीब इंसान है, मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर बात भी नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने पारस से कहा, तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाओ, हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पर तरस आ जाए। पारस ने हामी भरी थी और वापस से शहर चला गया था। और फिर पूरे 1 हफ्ते के बाद अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी मम्मी मेरा दिल बहलाने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला किया। मैंने उनसे कह दिया, मैं मुकेश से शादी नहीं कर सकती। ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैंने मुकेश की माँ को ज़बान दे रखी है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। मैं मुकेश की स्वर्गीय माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं,
वह समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा, और अगर औरत अच्छी और वफादार हो तो बद से बदतर लड़का भी ठीक कर लेती है। पापा यह कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने उसी समय पारस को फोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं पारस के साथ शहर भाग गई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी, मैं पारस को खोना नहीं चाहती थी। पारस ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब पारस की माँ को पता चला कि पारस मुझे घर से भगा कर लाया है, तो वह कहने लगी, बेटा, तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दें। पारस भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा पुराने विचारों की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मेरे और पारस के बीच फूट डालने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन पारस एक अच्छा पति साबित हुआ। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। यह भी भगवान की कृपा थी कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। नरक तो अब भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यह ख्याल आता था कि मेरे साथ यह सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है। पारस और मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। पारस को मुझ पर भरोसा था, मैं बांझ हूँ, मगर मैंने पारस से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है, हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और पारस ने भी मेरी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी, मैं झूठ बोल बोलकर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सारी सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए, अब मैं उसे और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने पति को हकीकत बताने से पहले मैंने अपनी मम्मी को फोन किया था और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, साथ ही दुख भी हुआ था। मुझे यही लगा कि मेरी मम्मी मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी कराई थी। मैं गुस्से से बोली, मम्मी, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से से फोन बंद कर दिया था। शाम के समय जब पारस घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है संजना, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया है, इस अंधेरे का क्या करूं? मैं तो उजड़ गई हूँ। पारस कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे पास मौजूद हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठे बिठाई तुम्हें क्या हो गया है? मैंने पारस को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी। उसने कहा है कि तुम बांझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर पारस के चेहरे पर पल भर के लिए उदासी उभर आई थी, लेकिन तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं संजना, मेरे लिए तुम ही काफी हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। पारस के तसल्ली देने पर मैंने अपना मन ठीक कर लिया था। लेकिन एक दिन यह बात मेरी सास को भी पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास उनसे कहने लगी, तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया है जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तब मेरी सास बोली, वह बेचारी तो बांझ है, अब हमें तो अपनी नस्ल बढ़ानी है ना, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। यह सब बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। जब पारस घर वापस आया तो मैंने रो रो कर उसे सारी कहानी सुनाई। पारस ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, मम्मी, संजना के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे से ज्यादा अपनी पत्नी से मोहब्बत है, इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी,
मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बांझ पत्नी के इस कदर नाजंखरे उठाता हो, जबकि पारस की बातें सुनकर मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ गया था। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद किया था कि पारस का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। रात हुई तो मैंने सोचा कि पारस को चाय बनाकर दे दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो वह अपनी बेटी से फोन पर कह रही थी, तुम चिंता मत करो, मैं संजना को तलाक दिलवाकर पारस की दूसरी शादी जरूर करूंगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर मेरे दिल पर बोझ आ गिरा था। मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा मुझे दिया था वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह भी मेरी सास की तरह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी को फोन मिला दिया और मैं रोने लगी थी। मम्मी बोली, संजना बेटा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या मेरे साथ करने को जी नहीं चाहता? मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, मम्मी, मेरी जिंदगी पहले बहुत ही खुशहाल थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बांझ हूँ, तब से हर समय मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो और कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊंगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी, पारस बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर है तो मर्द ही ना। कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा? एक ना एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी जिंदगी में भी एक बच्चा होना जरूरी है और उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी, इसलिए तो मैं तुम्हें उस दिन इस बात का सुझाव दिया था कि तुम पारस की दूसरी शादी खुद अपने हाथों से करवा दो। वह अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, उसे वारिस चाहिए। आज नहीं तो कल वह दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दो। वह तुमसे दबकर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चे पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। मम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि वह बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बोली, मम्मी, आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। मैंने सोच लिया था कि पारस की दूसरी शादी करवाए बिना मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि यह बात मेरे दिल पर किसी कयामत से कम नहीं गुजर रही थी कि मैं खुद अपने ही हाथों अपने पति की शादी करवा रही थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी और मुझे पारस पर विश्वास था कि पारस का प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा। और इसलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे पारस के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। अब मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाने का सोच लिया था कि जिद के आगे अपनी जिंदगी तबाह होना नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसों के बदले अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर, गरीब, लाचार सी लड़की का रिश्ता लाकर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने बड़े ही गुप्त रूप से मुझे अपने घर पर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह चांद का टुकड़ा हो। रिश्ता करने वाली वह औरत कहने लगी, यह लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है कि यह जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी, मैं कभी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करूंगी। इसका हुस्न तो देखो, मेरा पति तो इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा। वह औरत कहने लगी, बेटा, यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। यह बहुत ही सीधी साधी सी लड़की है, तुम्हारे सामने दबकर रहेगी।
मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस लैला नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा पति सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और ननद उसके सामने बैठी हुई थीं। मेरी ननद बोली, भाई, आप एक बांझ लड़की के साथ जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर पारस बोला, आप दोनों अब बस भी करो, मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देती रहती हो। मैंने आपसे कह दिया है कि संजना के अलावा मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूंगा। वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। सास और ननंद की बातों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था, वहीं पारस की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद पारस भी मेरे पीछे ही आ गया था। वह कहने लगा, मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर लो। पारस मेरी बात पर हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। पारस कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर वह तुम्हारी पसंद की हो या मम्मी की पसंद की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चे की इच्छा है। आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी तरसती हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। पारस ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह है कि मुझे बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी, मैं तो यह सब बस पारस को खोने के डर की वजह से कर रही थी। कुछ दिन मेरे और पारस के बीच नाराजगी रही, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार ही कर लिया था। मगर मैं खुश नहीं थी। लैला को मैंने अपनी सहेली बना लिया था, और जिस दिन लैला मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने पारस के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेता। सास को यह जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वह पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही थी। यह ख्याल मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वह किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बीवी होने का हक मुझे मिला था, अब वह हक मेरी सौतन को मिलेगा। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था, पूरी रात करवट लेते लेटे गुजार दी थी। सुबह हुई तो मैंने जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं पारस से मुलाकात करना चाहती थी, मगर वह तो दिन के 12 बज जाने पर भी कमरे से बाहर नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन लैला से पूछा तो वह कहने लगी, पारस तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया नहीं अब तक? इतना सुनते ही लैला रोने लगी थी और बोली, पारस ने मुझसे कहा है कि इन्होंने यह शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है, और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक ना जमाऊं, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। रिश्ते कराने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। फिर मैंने सोचा कि शायद पारस मुझसे नाराज होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे। मगर मेरी यह गलतफहमी थी। पारस की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अब अजीब से ख्याल सताने लगे थे। इसलिए जब एक दिन लैला किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। पारस अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी लैला। शब्द थे या हथौड़ा जो मेरे सर पर आकर लगे थे। मैं वापस उन्हीं कदमों से लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिन में लैला ने पारस को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी थी
तब पता चला कि मेरी तो ननद भी आई हुई है। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सयानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। संजना बेचारी को तो यही भी मालूम नहीं है कि उसने अपने पति की शादी जिस लड़की से करवाई है वह मेरी पसंद की लड़की थी। और फिर पारस भी लैला पर पहली ही नज़र में फिदा हो गया था। यह सब तो इस लालची पड़ोसन औरत की वजह से हुआ है जिसने संजना को बेवकूफ़ बनाया था। यह सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैं संजना को खाने में बच्चा न होने वाली इतनी गोलियां खिलाई हैं कि अब वह सच में बांझ बन चुकी है। ये शब्द थे जो पत्थर की तरह मेरे शरीर पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई थी ताकि उसको बता सकूं कि आकर अपनी माँ और अपनी बहन की बातें सुने, उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं पारस के कमरे की तरफ गई तो वह लैला से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं संजना को भगा कर लाया था तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजना के भाइयों को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ भाग कर आई है, इसलिए वह मुझे फ़ोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी ज़रूर है मगर अब भी वह अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं वहां रहकर आया था, मुझे पता है कि वो लोग कितने खतरनाक हैं, इसलिए मैं संजना को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी है। और मेरी जान लैला, तुम भी मुझे पहले ही नज़र में भा गई थी। जिंदगी भर अब तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं यह क्या सुन रही थी? यह वही पारस था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया था। मैं दबे कदमों पारस के कमरे से चली गई थी। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूंगी। मैं बोली, पारस, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बांझ बनाना जरूरी था क्या? किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है। तुम सबने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई थी। वह मेरे पीछे आया था, कमरे का दरवाज़ा खटखटाया मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसी रात में पारस के घर से और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक आश्रम में रहती हूँ। मैंने पारस से अभी तक तलाक नहीं ली थी क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं था, तो फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा? मैं मम्मी से फ़ोन पर बात कर लिया करती हूँ, वह मुझसे मिलने भी आती है। मेरी माँ मुझे घर ले जाना चाहती है मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना कर सकूं। एक दिन अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया था। उसके हाथ में एक लिफाफा था, मुझे देते हुए कहने लगा, मैम जी, यह लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। उस लिफाफे पर नज़र पड़ते ही मुझे पहला ख्याल पारस का आया था और इस ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफरत मेरे दिल में उमड़ आई थी। अब तो मुझे पारस के नाम से ही नफरत हो गई थी। खुद पर हंसी आती थी कि कभी मैंने पारस को दिलजान से चाहा था। जी चाहा कि वह लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूं और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, पारस मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वह मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वह तो अपनी लैला में खोया हुआ है और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं पारस से किसी बात की उम्मीद नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने वह लिफाफा उस गार्ड से ले लिया और अंदर कमरे में बैठकर जब वह लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी, क्योंकि उसमें वही रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियां थीं जो कभी मुझे मुकेश ने दी थी। उन चूड़ियों को देखते ही मुझे मुकेश का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो न हो, यह चूड़ियां मुझे मुकेश नहीं भेजी थीं। मैं फौरन से दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा, यह चूड़ियां तुम्हें किसने दी हैं? तो उसने बताया, जिस आदमी ने यह चूड़ियां दी थीं वह कब का जा चुका है,
लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा था कि अगर संजना मैम इन चूड़ियों को तोड़ दें तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। ये टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी हैं। मुकेश। अचानक ही मेरे लब फड़फड़ाए थे। मेरी आंखों में बेतहाशा आंसू बह रहे थे। लोफर और लापरवाह मुकेश का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्या मुकेश को मैं अभी भी याद थी? क्या मुकेश अभी भी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। कांच की चूड़ियों को हाथ में लेकर मैं वापस कमरे में आ गई थी। अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने मुकेश के बारे में पूछा था और मुकेश के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी माँ ने बताया कि जिस दिन तुम पारस के साथ घर से भाग गई थी उस दिन मुकेश बहुत रोया था। उसकी चीख से पूरा गांव अपना दिल थाम कर रह गया था। वह चीख चीख कर राधा राधा पुकार रहा था। मुझे याद आया कि मुकेश मुझे राधा ही तो पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वह एकदम बदल गया था। उसने अपने बाप की सारी जमीनों को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था। उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी खड़ा किया था जो धीरे धीरे तरक्की कर रहा था। पर अब भगवान की कृपा से मुकेश के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना ही उसके पास पैसा है उतना ही वह गरीबों को दान कर देता है। वह कहता है, मैं इतने सारे पैसे को अपने पास रखकर क्या करूंगा जब मेरी राधा ही मेरे पास नहीं है। न वह हंसता है न बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसके हालात की जिम्मेदार हमारी बेटी ही है। मुकेश के बारे में यह सब सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्द से जल्द मुकेश से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल मुकेश से मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे मुकेश से एक बार मिलना है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, संजना अगर तुम चाहो तो मुकेश के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वह अभी तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन मैं अब कहाँ मुकेश के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार मुकेश से मिलकर उससे माफी मांगना चाहती थी। जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई और पारस को हीरा समझकर पत्थर से सर फोड़ बैठी थी। मैं मम्मी के साथ मुकेश के घर पहुंच गई थी। उस समय मुकेश अपने घर पर नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर हॉल में बिठा दिया था। मम्मी और मुझे बैठे काफी देर हो गई थी, लेकिन मुकेश अभी तक नहीं आया था। तब मैंने नौकर से पूछकर मुकेश के कमरे में चली गई थी। साफ सुथरा कमरा, कहीं से भी मुकेश का कमरा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं वहीं दिल थाम कर बैठ गई थी। सामने ही दीवार पर शीशे लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से राधा लिखा हुआ था। इसका मतलब है मुकेश मुझे उसी समय से इतनी मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। मुकेश ने जब मुझे पहली बार चूड़ियां गिफ्ट की थी और मैंने उन्हें पैरों से कुचल कर तोड़ दिया था, मुकेश ने उन चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रखा हुआ था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए था। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और पता ही नहीं चला कि मुकेश मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। और जब उसने राधा कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वह तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। वह लापरवाह मुकेश कहीं खो गया था। मेरे सामने एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर कह नहीं सकती थी कि वह अनपढ़ है। मैं रोती हुई अचानक ही मुकेश के सीने से जा लगी थी। मैंने सारी मर्यादा तोड़ दी थी। मैं यह भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूं और मुकेश से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुकेश बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं मुकेश के सीने से लगी रोती रही। मेरे मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, मुकेश
मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था। शायद इसलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। बहुत देर बाद मुकेश ने मेरे सर पर हाथ रखा था। उसने कहा, राधा, मैंने तुम्हें कभी कसूरवार नहीं समझा था। गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। मैं आंसू पहुंचते हुए मुकेश से अलग हुई थी। थोड़ी देर बाद मुकेश बोला, राधा, मेरे दिल के दरवाजे अब भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है। चाहे तो झांक कर देख सकती हो। एक पल के लिए मुकेश के चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी जो अब से 5 साल पहले वाले लापरवाह से मुकेश के चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, मुकेश, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूं। मैं पारस की त्यागी हुई पत्नी और एक बांझ औरत हूं। जिस पर मुकेश ने कहा था, राधा, तुम मेरे लिए अब भी वही 5 साल पहले वाली राधा हो जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या फिर बांझ। लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि मैं मुकेश की जिंदगी में रोशनी भरने की बजाय उसकी जिंदगी में अंधेरा भर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और पारस ने मुझे जो जख्म दिया था वह अभी ताजा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल अब किसी मर्द पर विश्वास नहीं कर रहा था। मर्द तो मर्द ही होता है। कहीं ऐसा ना हो मुकेश को भी कल बच्चों की चाहत होने लगे और वह मुझसे नजरें चुरा ले। मैं रोती हुई भागकर बाहर चली गई थी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी मेरी हालत को देखते हुए मुझे माफ कर दिया था। अगले दिन फिर मुकेश मेरे पास आया था। उसने उदासी भरे शब्दों में कहा था, राधा, मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है कि भगवान ने मुझे दूसरी बार मौका दिया और तब भी तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं यह कांच की चूड़ियां तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो इन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर इनके टुकड़े मेरे पास ले आना। यह कहकर मुकेश वो कांच की चूड़ियां मेरे बेड पर रखकर चला गया था। बहुत देर तक मैं उन कांच की चूड़ियों को देख रही थी। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका, पर अब मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वह कांच की चूड़ियां उठाई और अपने हाथों में पहन ली थीं। जब मैं बाहर निकल कर आई तो मुकेश मम्मी के साथ बातों में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देखकर मुकेश के चेहरे का रंग बदल गया था। वह शायद यही सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े लेकर आई हूं। और जब मैं उसके सामने आकर उसके हाथ सामने किए थे तो वह खुशी से उछल पड़ा था। उसने मम्मी का लिहाज किए बिना मेरे हाथों को चूम लिया था। मम्मी ने खासकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था तो उसने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए थे। मैं हंसती हुई अपने कमरे में भाग गई थी। मेरी तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। उधर मेरे भाइयों और पापा ने पारस से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी थी। 1 हफ्ते में ही मेरा और पारस का तलाक हो गया था और मेरी शादी मुकेश से हो गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था कि यह शादी मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या होती है वह मुझे अब महसूस हो रहा था। इससे पहले तो मैं पारस के साथ बस कोर्ट मैरिज की थी। सुहाग की सेज पर बैठी मैं मुकेश का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कहीं से कहीं तक भी पारस की परछाई नहीं थी। बस मुकेश के नाम से ही दिल धड़क रहा था। और जब मुकेश कमरे में आया था तो मैं और भी ज्यादा सिमट कर बैठ गई थी। और जब मुकेश ने मुझे अपने गले लगाते हुए मेरे कान के पास आकर मुझसे कहा था, राधा, मैंने तुमसे नहीं कहा था क्या कि राधा तो सिर्फ कृष्ण की ही है, बाकी तो सब गोपियां हैं, तो मैंने शर्मा कर अपना सर मुकेश के सीने में छुपा लिया था। मुकेश ने कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। मुकेश के साथ जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी कभी मैंने सोचा नहीं था।
मुकेश की मोहब्बत के साए में 1 साल गुजर चुका था। मैं मुकेश को अपनी और पारस की सारी कहानी सुना चुकी थी। मुकेश ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि इलाज के बाद मैं मां बन सकती हूं। फिर कुछ महीनों बाद मुझे यह खुशखबरी मिल ही गई कि मैं प्रेग्नेंट हूं। अब मेरे और मुकेश की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। फिर एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात पारस से हुई थी। लेकिन पारस के चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया था। मुझे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, कहने लगा, संजना, मैं और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई है और वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने की बहुत जल्दी थी और जब शादी के 1 साल बाद भी लैला प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने और लैला ने अपने टेस्ट करवाए थे, जिसमें लैला की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब लैला दिन रात मुझे बांझ होने के ताने देती है। संजना, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो, लेकिन बस एक काम कर सकता हूँ कि तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूँ। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हारे माफ करने से शायद मेरी जिंदगी में आए हुए दुख थोड़े से कम हो जाएंगे। मैंने कसकर मुकेश का हाथ पकड़ा और मुकेश की तरफ देखते हुए पारस से कहा था कि पारस, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई थी। पारस हारे हुए ज्वारी की तरह मुझे देखता रह गया और मैं मुकेश का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी, जहां आगे की जिंदगी में मेरे लिए खुशियां ही खुशियां थीं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।